नमस्कार, जय श्री स्वामीनारायण। आज हम क्लास 8th का चैप्टर 1 ध्वनि पढ़ेंगे, जिसके लेखक हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी। आइए हम उनके पहले थोड़े उनके बारे में उनका जीवन परिचय जानते हैं। निराला जी का जन्म बंगाल की महिसादल रियासत में जिला मेदिनीपुर में हुआ था। उनका जन्म 11 फरवरी 1896 में हुआ था और उनकी मृत्यु 15 अक्टूबर 1961 में हुआ था। निराला जी ने हिंदी कविता के छायावादी कवि माने जाते हैं और उनका 4 प्रमुख स्तंभों में यानी अन्य साहित्यकारों में भी उनका नाम सर्वोपरि आता है। वे 4 स्तंभ कौन कौन थे? जयशंकर प्रसाद जी, सुमित्रानंद पंत और महादेवी वर्मा जी के साथ हिंदी साहित्य में उनका भी नाम जुड़ा हुआ है। निराला जी ने 1920 के आसपास उन्होंने हिंदी साहित्य का लेखन कार्य आरंभ किया। उनकी पहली रचना जन्मभूमि पर लिखा गया एक गीत था। निराला जी मूलतः कवि थे, पर वह बहुमुखी प्रतिभा के भी से संपन्न थे। उनकी लेखनी साहित्य के हर विधा पर चली है। उन्होंने कई प्रकाशित कृतियां भी लिखी हैं, जैसे उन्होंने काव्य में लिखा है अनामिका, परिमल, गीतिका, तुलसीदास, कुकुरमुत्ता, अणिमा, अपरा आदि उन्होंने काव्य संग्रह लिखा है। उन्होंने उपन्यास भी लिखे हैं, अप्सरा, अलका, निरुपमा, चमेली, इंदुलेखा आदि। और तो और उन्होंने कहानी लेखन में भी अपना योगदान दिया हुआ है। कहानी लेखन में उन्होंने लिखा है लिली, सखी, चतुर चमार आदि। और उन्होंने निबंध, आलोचना में भी अपना योगदान दिया है। रविंद्र कविता, कानन, प्रबंध, प्रतिमा, चयन संग्रह आदि। फिर और उन्होंने बच्चों को प्रोत्साहित करने के लिए भी साहित्य लिखे हुए हैं। उन्होंने लिखा है भक्त ध्रुव, भीष्म, महाराणा प्रताप आदि, जिससे उनको प्रेरणा मिल सके। साहित्यकार के रूप में निराला जी का जीवन बहुत ही कष्टदायी था। उन्होंने बहुत ही संघर्ष किए। आइए अब हम पढ़ते हैं उनके लिखित एक कविता ध्वनि। पहले मैं आपको ध्वनि के बारे में कुछ बता दूं। ध्वनि का अर्थ होता है आवाज या शब्द। इस कविता में प्रकृति का मनोहर चित्रण किया गया है। भाषा सरल और भावपूर्ण व्यक्त है इसके अंदर। इस कविता में तत्सम और तद्भव शब्दों का भी प्रयोग किया गया है। इस कविता में कवि का आशावादी दृष्टिकोण दिखाई देता है। और तो और कवि अंतर्मन की आवाज से नवयुवकों को प्रोत्साहित करता है। आइए हम अब इस ध्वनि का पठन करेंगे। अभी न होगा मेरा अंत, अभी अभी ही वो आया है मेरे मन में मृदुल वसंत, अभी न होगा मेरा अंत। हरे हरे ये पात, डालियां कलियां कोमल गात, मैं ही अपना स्वप्न मृदुल कर फेरूंगा निद्रित कलियों पर, जगह एक प्रत्युष मनोहर। यहाँ पे कवि की कितनी सुंदर व्यक्त कर रहे हैं अपनी भावनाओं को। आगे पुष्प पुष्प से तंद्राले लालसा, खींच लूँगा मैं अपने नवजीवन का अमृत रस, हर्ष सींच दूंगा मैं। द्वार दिखा दूंगा फिर उनको है मेरे वे जहाँ अनंत, अभी ना होगा मेरा अंत, अभी ना होगा मेरा अंत। आइए अब हम इस कविता का अर्थ समझते हैं। अभी न होगा मेरा अंत, अभी ही वो आया है मेरे वन में मृदुल वसंत। यहाँ पे मेरा अंत का अर्थ होगा जीवन का अंत और मृदुल का अर्थ होगा कोमल। पात का अर्थ है पत्ते, कोमल का अर्थ है नाजुक और सुकुमार। आइए अब हम इसका अर्थ जानते हैं। कवि कहते हैं कि जिस प्रकार वसंत ऋतुओं का राजा है, उसी प्रकार कवि के जीवन में भी युवा काल अभी आया है और उनका कवि जीवन अभी शुरू हुआ। कहने का तात्पर्य यहाँ पर यह है, कवि कहना चाह रहे कि जीवन में आशा का संचार अभी हुआ है। कवि के जीवन में उनका मन उत्साह और उमंगों से भरा हुआ है। अभी ना होगा मेरा अंत, यानी अभी उनका अंत नहीं होने वाला है।
आगे बढ़ते हैं। हरे हरे ये पात, पात का अर्थ यहाँ पर क्या बताया है? पत्ते। पात का अर्थ है पत्ते, कोमल का अर्थ नाजुक या सुकुमार, गात का अर्थ है शरीर और कर का अर्थ होता है हाथ। आइए आगे चलते हैं। हरे हरे ये पात यानी पत्ते, डालियां कलियां कोमल गात, मैं ही अपना स्वप्न मृदुल कर फेरूंगा निद्रित कलियों पर, जगह एक प्रत्युष मनोहर। यहाँ लेखक कहना चाह रहे हैं, कितना सुंदर यहाँ व्यक्त कर रहे हैं कि जिस प्रकार वसंत ऋतु के आगमन पर चारों ओर पेड़ पौधे हरे भरे हो, पत्ते आ जाते हैं, पेड़ों पर हरे भरे पत्ते आ जाते हैं और वृक्षों की डालियाँ नए नए कोमल पत्तों से और कलियों से ढक जाती हैं, ठीक उसी प्रकार कवि के जीवन में भी उत्साह, उमंग और जोश का संचार हो गया है। वह अपने जीवन के इस उत्कर्ष काल में भी अपनी रचनाओं के द्वारा यश का प्रसार करना चाहते हैं। वह अपने स्वप्न भरे कोमल हाथों को अलसाए कलियों पर फेरकर उन्हें प्रातः काल का सुंदर संदेश देना चाहते हैं। जगह एक प्रत्युष मनोहर अर्थात वह निराश तथा आलस्य में डूबे हुए युवकों को अपनी रचनाओं के माध्यम यानी अपनी रचनाओं के द्वारा उन्हें जागृत करने का प्रयास करते हैं। आगे पढ़ते हैं। यहाँ पे कवि पुष्प की सुंदरता और उनके निष्क्रिय यानी आलस्य भरे लोगों को जागृत करने का प्रयास करते हैं। पुष्प से तंद्रारे लालसा खींच लूंगा मैं, अपने नव जीवन का अमृत सहर्ष सींच दूंगा मैं। कितनी अच्छी बात कही है। तंद्रालस का अर्थ होता है नींद से बोझिल, पुष्प का अर्थ है फूल, तंद्रालस का अर्थ है नींद से बोझिल, लालसा का अर्थ होता है इच्छा या चाह, नव का अर्थ होता है नया, अमृत का अर्थ होता है सुधा, सहर्ष मीन्स खुशी से, अनंत मीन्स जिसका समापन ना हो। क्या ना हो? जिसका समापन, जिसका अंत ना हो। यहाँ पर कवि कह रहे हैं कि पुष्प से तंद्रालय लालसा खींच लूंगा मैं, अपने नव जीवन का अमृत सहर्ष सींच दूंगा मैं। कवि निराश तथा आलस्य में डूबे हुए पुष्प रूपी नवयुवकों की नींद से भरी आंखों से आलस दूर करने के लिए कहते हैं, उन्हें जागरूक तथा कर्मशील बनाना चाहते हैं। कवि यहाँ पर उन्हें जागरूक और बनाना चाहते हैं। कवि उन पुष्पों को हरा भरा व ताजगी से परिपूर्ण करने हेतु अपने नवजीवन के अमृत से खुशी खुशी सींचने का तत्पर प्रयास करते हैं। वे कहना यहाँ चाहते हैं कि अपनी रचनाओं के माध्यम से वह जो निष्क्रिय युवक हैं, जो आलस से भरे युवक हैं, उनके उदासी और आलस छीन लेना चाहते हैं इस कविता के माध्यम के द्वारा। द्वार दिखा दूंगा फिर उनको है मेरे वे जहाँ अनंत, अभी न होगा मेरा अंत, अभी न होगा मेरा अंत। यहाँ कवि कितना सुंदर बात कह रहे हैं कि उनका अंतर्मन चाहता है कि जिस प्रकार फूल अनंत काल तक अपनी महक और सौंदर्य बिखेरते रहते हैं, ठीक उसी प्रकार उस हर युवक अपने अच्छे कार्य द्वारा इस देश और समाज के सौंदर्य में अनंत काल तक वृद्धि करे। जीवन में उमंग और आशा से पूर्ण कवि इन पुष्प रूपी नवयुवकों को अपने जीवन का द्वार दिखा देना चाहते हैं, जिसमें फूलों के समान उनका जीवन भी महक उठे। कवि अंत में कहना चाहते हैं कि मेरे वसंत रूपी जीवन का अंत अभी नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि वो अपनी रचनाओं के माध्यम के द्वारा लोगों को, नवयुवकों को जागृत करना चाहते हैं और अभी कहते हैं कि वसंत रूपी उनके जीवन में भी आया है तो भी उनका अंत नहीं हो सकता है। थैंक यू।